फिल्म की शुरुआत होती है 15 जून 1991 से। मैड्रिड के एक अपार्टमेंट में एक घबराई हुई लड़की इमरजेंसी सर्विस को फोन करती है। वह रोते हुए कहती है कि उसके भाई की जान खतरे में है और कोई उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बता पाती, कॉल अचानक कट जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही है और पुलिस तुरंत उस घर की ओर रवाना हो जाती है। डिटेक्टिव रोमेरो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। वे फर्श पर पड़े खून के निशानों का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचते हैं, लेकिन कमरे के अंदर जो कुछ भी वे देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। इसके बाद कहानी हमें 3 दिन पीछे यानी 12 जून 1991 में ले जाती है। यहां हमारी मुलाकात होती है 15 साल की वेरोनिका से। वेरोनिका के 3 छोटे भाई बहन हैं, आयरीन, लूसिया और सबसे छोटा एंटोनिटो। कम उम्र होने के बावजूद वेरोनिका अपने भाई बहनों के लिए लगभग मां जैसी जिम्मेदारी निभा रही होती है। वह उनके लिए खाना बनाती है, उन्हें तैयार करती है और घर के अधिकांश काम संभालती है। दरअसल वेरोनिका के पिता की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद उसकी मां एना को परिवार चलाने के लिए एक बार में लंबे समय तक काम करना पड़ता था। रात भर काम करने की वजह से एना दिन भर सोती रहती थी। पिता की मौत के बाद पूरा घर मानो बिखर चुका था और वेरोनिका अभी तक इस सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई थी। एक दिन वेरोनिका अपने पिता की तस्वीर स्कूल लेकर जाती है। वह सबको बताती है कि यह एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन असल वजह कुछ और ही थी। स्कूल में भी वेरोनिका अक्सर खोई खोई सी रहती है। उसी दिन स्कूल में एक खास घटना होने वाली थी, सूर्य ग्रहण। क्लास में अध्यापक बताते हैं कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान अंधकार प्रकाश पर हावी हो जाता है और यह समय अलौकिक शक्तियों के लिए बेहद शक्तिशाली माना जाता है। पूरा स्कूल सूर्य ग्रहण देखने छत पर चला जाता है, लेकिन वेरोनिका अपनी 2 दोस्तों डायना और रोजा के साथ स्कूल के बेसमेंट में चली जाती है। उनका इरादा था ओइजा बोर्ड के जरिए आत्माओं से संपर्क करना। डायना अपने मृत बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करना चाहती थी, हालांकि वह अपने बॉयफ्रेंड से जुड़ी कोई चीज साथ नहीं लाई थी। दूसरी ओर वेरोनिका अपने पिता की तस्वीर साथ लेकर आई थी। तीनों लड़कियां एक ग्लास को प्लांचेट की तरह इस्तेमाल करके आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करती हैं। उसी समय ऊपर छत पर सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, माहौल भी अजीब होने लगता है। अचानक रोजा और डायना महसूस करती हैं कि ग्लास बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और जैसे ही ग्रहण पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, वेरोनिका की उंगली ग्लास के ऊपर आकर रुक जाती है। अचानक ग्लास जोर से टूट जाता है। टूटे हुए कांच से वेरोनिका की उंगली कट जाती है और उसका खून सीधे बोर्ड पर गिरता है। तभी बोर्ड में आग लग जाती है। सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं और बोर्ड 2 हिस्सों में टूट जाता है। ऐसा लगता था मानो किसी अंधेरी शक्ति ने उसी क्षण वहां प्रवेश कर लिया हो। इसके तुरंत बाद वेरोनिका एकदम शांत हो जाती है। फिर वह धीरे से रोजा के कान में कुछ फुसफुसाती है। वह क्या कहती है यह हमें कभी पता नहीं चलता, लेकिन उसे सुनते ही रोजा और डायना बुरी तरह डर जाती हैं। अचानक वेरोनिका जोर जोर से चीखने लगती है। उसका मुंह सामान्य से कहीं ज्यादा खुल जाता है, जो किसी इंसान के लिए लगभग असंभव था। इसके साथ ही बेसमेंट की सारी लाइट्स फट जाती हैं और वेरोनिका बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। बेहोश होने के बाद वेरोनिका की आंख खुलती है स्कूल के नर्सिंग रूम में। नर्स उसे बताती है कि शायद आयरन की कमी और ज्यादा तनाव की वजह से वह बेहोश हो गई थी, लेकिन वेरोनिका को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। स्कूल से बाहर निकलते समय एक रहस्यमयी नन उसकी ओर देखती है। यह नन थी सिस्टर डेथ। हालांकि उस समय वेरोनिका इस बात से अनजान थी कि सिस्टर डेथ को पहले ही एहसास हो चुका था कि कोई अंधेरी शक्ति उससे जुड़ चुकी है। घर पहुंचने के बाद वेरोनिका धीरे धीरे कुछ अजीब घटनाएं महसूस करने लगती है। जिस बैग में ओइजा बोर्ड रखा था वह अपने आप जगह बदल देता है।
खाना खाते समय उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। कुछ ही समय बाद उसके शरीर पर खरोंच और दांतों के निशान दिखाई देने लगते हैं। इतना ही नहीं, उसे घर के अलग अलग कोनों में अजीब आवाजें और परछाइयां भी दिखाई देने लगती हैं। एक दिन जब वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटोनिटो को नहला रही होती है, तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह तुरंत कमरे की तरफ जाती है, लेकिन अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उधर बाटब में मौजूद एंटोनिटो को ठंडे पानी की जगह बेहद गर्म पानी महसूस होने लगता है। किसी तरह वेरोनिका समय रहते उसे बचा लेती है। हालांकि एंटोनिटो की त्वचा पर लाल निशान पड़ जाते हैं। जब वेरोनिका उससे पूछती है कि यह कैसे हुआ, तो एंटोनिटो कहता है, यह तुमने नहीं किया, उसने किया है। लेकिन वह कौन था? यह सवाल वेरोनिका को और ज्यादा डरा देता है। उस रात वेरोनिका को एक भयानक सपना आता है। वह देखती है कि उसके भाई बहन एक अलमारी के अंदर छिपे हुए हैं। तभी उसके मृत पिता वहां दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही पल पीछे से कई डरावने हाथ निकलते हैं और वेरोनिका को उसके बिस्तर पर जकड़ लेते हैं। ऐसा लगता था जैसे वह अंधेरी शक्ति धीरे धीरे उसकी आत्मा और शरीर दोनों को कमजोर कर रही हो। अगली सुबह वेरोनिका की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। उसकी दोस्त रोजा और डायना उससे बात करना बंद कर देती हैं। दरअसल रोजा के अनुसार बेसमेंट वाली घटना के दौरान वेरोनिका ने उसके कान में कुछ बेहद डरावनी बातें कही थीं। इन सब बातों से परेशान होकर वेरोनिका फिर से स्कूल के बेसमेंट में जाती है। वहीं उसकी मुलाकात दोबारा सिस्टर डेथ से होती है। सिस्टर डेथ उसे डांटते हुए कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने अनजाने में एक अंधेरी शक्ति को अपने जीवन में बुला लिया है। सिस्टर डेथ अपना अनुभव भी साझा करती है। वह बताती है कि कभी उसका सामना भी ऐसी ही शक्तियों से हुआ था और उसी दौरान उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। लेकिन उसने यह भी सीखा कि अच्छी और बुरी आत्माओं को महसूस करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। सिस्टर डेथ वेरोनिका से जुड़ी उस शक्ति को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वह असफल रहती है। तब वह वेरोनिका से कहती है, जिस चीज की शुरुआत तुमने की है उसका अंत भी तुम्हें ही करना होगा। वह समझाती है कि ओइजा बोर्ड का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है, बिना गुड बाय कहे खेल को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन वेरोनिका और उसकी दोस्तों ने यही गलती की थी। सिस्टर डेथ चेतावनी देती है कि वह अंधेरी शक्ति अब एक जीवित आत्मा चाहती है और सबसे बड़ा खतरा वेरोनिका के भाई बहनों पर मंडरा रहा है। यह सुनकर वेरोनिका घर लौटती है और अपने भाई बहनों की सुरक्षा के लिए पूरे घर में कई सुरक्षात्मक चिन्ह बना देती है। लेकिन रात होते ही वह रहस्यमयी परछाई एक एक करके उन सभी चिन्हों को जला देती है। कुछ समय बाद वह शक्ति लूसिया पर हमला करने की कोशिश करती है। वेरोनिका उसे बचाने दौड़ती है, लेकिन लूसिया को लगता है कि वेरोनिका ही उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसी दौरान मुख्य दरवाजे पर कुछ हलचल होती है। वेरोनिका हाथ में क्रॉस लेकर दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वह बुरी शक्ति घर में आ गई है, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने उसकी मां खड़ी होती है। मां वेरोनिका को डांटती है और कहती है कि वह अब बड़ी हो चुकी है और उसे अपने भाई बहनों को इन अजीब हरकतों से दूर रखना चाहिए। लेकिन वेरोनिका जानती थी कि यह सब उसकी कल्पना नहीं थी। घर में सचमुच कुछ बहुत भयानक मौजूद था। उसी रात जब वेरोनिका सोने जाती है तो उसे एक और भयानक सपना आता है। सपने में वह देखती है कि उसके अपने भाई बहन उस पर हमला कर रहे हैं और उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक अंधेरे में से एक डरावना हाथ निकलता है और वेरोनिका पर हमला करता है। डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है। जब वह उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका पहला पीरियड शुरू हो चुका है। लेकिन यह सब बहुत असामान्य तरीके से हुआ था, जिससे वेरोनिका और भी ज्यादा डर जाती है। वह अपने बिस्तर को साफ करने लगती है। इसी दौरान जब वह गद्दे को पलटती है तो उसे नीचे एक अजीब काला पदार्थ दिखाई देता है। जिज्ञासा में वह पूरे घर के बाकी बिस्तरों की भी जांच करती है। हैरानी की बात यह थी कि हर बिस्तर के नीचे वही काला पदार्थ मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज रात में पूरे घर में घूमती रहती हो।
अब वेरोनिका पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। घबराकर वह एक बार फिर सिस्टर डेथ के पास पहुंचती है। सिस्टर डेथ उसे बताती है कि उस दुष्ट शक्ति को वापस भेजने का केवल एक ही तरीका है। उसे दोबारा ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना होगा और उस दरवाजे को बंद करना होगा जिसे उसने अनजाने में खोल दिया था। लेकिन इसके लिए उसे वही प्रक्रिया पूरी करनी होगी जो पहली बार अधूरी रह गई थी। वेरोनिका तुरंत अपनी दोस्तों रोजा और डायना के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है, लेकिन दोनों साफ इनकार कर देती हैं। रोजा बताती है कि 12 जून को बेसमेंट में वेरोनिका ने उसके कान में एक डरावनी बात कही थी। उसने कहा था, 3 दिन बाद तुम मर जाओगी, और आज वही तीसरा दिन था, 15 जून। यह सुनकर वेरोनिका पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि बेसमेंट में आखिर उसके साथ क्या हुआ था। घर लौटने के बाद वेरोनिका फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने भाई बहनों को बचा कर रहेगी, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि अगला निशाना उसके भाई बहन ही हैं। इसीलिए वह अपने भाई बहनों के साथ मिलकर दोबारा ओइजा बोर्ड का रिचुअल शुरू करती है। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और सभी एक घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। वेरोनिका एंटोनिटो को पूरे घर में सुरक्षात्मक चिन्ह बनाने के लिए कहती है, लेकिन दुष्ट शक्ति एक बार फिर चाल चलती है। वह किताब के पन्ने पलट देती है। मासूम एंटोनिटो अनजाने में सुरक्षा के चिन्हों की जगह ऐसे चिन्ह बना देता है जो उस बुरी शक्ति को और ज्यादा ताकत दे देते हैं। रिचुअल शुरू होता है। वेरोनिका पूछती है, क्या यहां कोई है? और तुरंत जवाब मिलता है, हां। सभी डर जाते हैं। वे गुड बाय कहकर खेल खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वह शक्ति ऐसा करने नहीं देती। इसके बाद बच्चे एक खास गाना गाने लगते हैं ताकि माहौल सामान्य हो सके, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। अचानक पूरे घर में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। कमरे की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और तभी वह दुष्ट शक्ति एंटोनिटो को घसीटकर अपने साथ ले जाती है। अपने भाई को खतरे में देखकर वेरोनिका तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल करती है। यही वह कॉल थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, लेकिन घबराहट के कारण कॉल बीच में ही कट जाती है। अब वेरोनिका सीधे बाथरूम की ओर दौड़ती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि एंटोनिटो वहीं है। जैसे ही वह अंदर जाने की कोशिश करती है, कोई अदृश्य शक्ति उसे जोर से धक्का मार देती है। वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद होश आने पर वह किसी तरह एंटोनिटो को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लूसिया और आयरीन तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन तभी वेरोनिका शीशे में देखती है कि उसकी गोद में एंटोनिटो है ही नहीं। घबराकर वह दोबारा घर के अंदर जाती है। उसे एंटोनिटो एक अलमारी में छिपा हुआ मिलता है और यहीं वेरोनिका को एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। एंटोनिटो को अलमारी में छिपा हुआ देखकर वेरोनिका को अचानक एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आती है। उसे एहसास होता है कि शायद शुरुआत से ही वह दुष्ट शक्ति के प्रभाव में थी और अभी तक घर में जो भी डरावनी घटनाएं हुई थीं, उनमें से कुछ घटनाएं शायद उसी ने खुद की थीं, लेकिन उसे याद नहीं था। यानी वह धीरे धीरे उस अंधेरी शक्ति के नियंत्रण में आती जा रही थी। अब वेरोनिका समझ चुकी थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके भाई बहनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। वह फैसला करती है कि चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन वह अपने भाई बहनों को बचा कर रहेगी। उधर बाहर पुलिस पहुंच चुकी थी। सायरन की आवाज सुनकर वेरोनिका की मां भी घर के बाहर आ चुकी थी और वह बेहद घबराई हुई थी। घर के अंदर वेरोनिका आखिरी बार उस दुष्ट शक्ति का सामना करती है। वह एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा उठाती है और खुद को नुकसान पहुंचाकर उस शक्ति को रोकने की कोशिश करती है ताकि वह उसके भाई बहनों को छोड़ दे। लेकिन वह अंधेरी शक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वह वेरोनिका को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेती है। इसी बीच पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है। डिटेक्टिव रोमेरो खून के निशानों का पीछा करते हुए उसी कमरे तक पहुंचते हैं जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, और वहां पहुंचकर वे एक ऐसा दृश्य देखते हैं जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएंगे। वे देखते हैं कि वेरोनिका हवा में लटकी हुई है।
कुछ ही सेकंड बाद उसका शरीर नीचे गिर जाता है। वेरोनिका को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि एंटोनिटो और बाकी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव रोमेरो को अस्पताल से फोन आता है। फोन पर उन्हें बताया जाता है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर रोमेरो पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। बाद में जब वह अपनी आधिकारिक रिपोर्ट तैयार करने बैठते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि इस केस को आखिर किस तरह दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ देखा था उसके लिए उनके पास कोई तर्कसंगत जवाब नहीं था। आखिरकार वह इस मामले को एक अनसुलझा और असामान्य केस घोषित करके बंद कर देते हैं। फिल्म के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि वेरोनिका की जली हुई तस्वीर धीरे धीरे सामान्य हो जाती है और उसमें वेरोनिका मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन यहां एक सवाल रह जाता है, क्या वेरोनिका की मौत के बाद वह दुष्ट शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई थी? मेरे अनुसार शायद नहीं, क्योंकि दूसरी दुनिया का दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं किया गया था और ओइजा बोर्ड के नियम भी सही तरीके से पूरे नहीं किए गए थे। संभव है कि वह अंधेरी शक्ति अब भी कहीं मौजूद हो और किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। कुल मिलाकर वेरोनिका एक बेहतरीन हॉरर फिल्म है जो सिर्फ डराने का काम नहीं करती, बल्कि हमें यह भी दिखाती है कि अज्ञात शक्तियों से छेड़छाड़ कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा डरावना लगा।